हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपसे किंगडम थ्योरीज़ की बात मैंने की थी। 5 किंगडम थ्योरी विटेकर का दिया हुआ वो क्लासिफिकेशन, मोनरन, प्रोटेस्टेंट, फंजी, प्लांटी एंड एनिमलिया, उसके बारे में डिटेल बात आपसे की थी। आगे चल कर के प्रोटिस्टा और एनिमलिया के क्लासिफिकेशन की भी चर्चा मैंने आपसे शुरू कर ली थी, जिसमें एनिमलिया और प्रोटिस्टा को क्लासिफाई करने के लिए जो ढेर सारी इंटरमीडिएट कैटेगरीज यूज़ की जाती हैं उसकी भी बात मैंने आपसे की थी। डिफरेंस इन कैरेक्टर जब किसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा होते हैं, लक्षणों की असमानताएं जब किसी समूह में बहुत अधिक होती हैं, तो हम इंटरमीडिएट कैटेगरीज का प्रयोग करते हैं। प्रोटिस्टा और एनिमलिया को क्लासिफाई करने के लिए अप टू फाइलम बीच में कई इंटरमीडिएट कैटेगरीज का प्रयोग किया जाता है, जिनमें सबसे पहले सब किंगडम की बात मैंने आपको बताई थी। सब किंगडम प्रोटोजोआ एंड देन मेटाजोआ। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जीव समूह है, लिमिटेड ग्रुप है, लक्षणों की असमानताएं बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए उसको इमीडिएटली फाइलम नंबर 1 असाइन किया गया, उसको फाइलम नंबर 1 में डाल दिया गया, जिसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। ये बात भी बताई थी कि ये कभी कभी प्रश्न भी आ जाता है, द ग्रुप ऑफ एनिमल हैविंग ए सिमिलर सब किंगडम एंड फाइलम एंड दैट इज़ प्रोटोजोआ। वो प्रोटोजोअन्स का ग्रुप है। मेटाजोआ को आगे क्लासिफाई किया था। मेटाजोअन्स की ब्रांचेस मैंने आप बताई थी, पैराजोआ, मीजोजोआ एंड यूमेटाजोआ। पैराजोआ साइड एनिमल्स के लिए पैरा टर्म आता है, और पैराजोआ में डिफरेंस इन कैरेक्टर, लक्षणों की असमानताएं बहुत ज़्यादा नहीं थी, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, इसलिए पैराजोअन्स को भी सेकंड फाइलम पोरीफेरा असाइन कर दिया गया था, दूसरे फाइलम पोरीफेरा में उसको रख दिया गया था। मीजोजोअन बहुत ही छोटा ग्रुप है, जिसमें मिक्स्ड कैरेक्टर आप बताए थे, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल दोनों का मिक्सचर था, जिसमें कुछ एग्जाम्पल की बात मैंने आप बताई थी। एक पैरासाइट आप बताया था, डाइसिएमा, इट इज़ अ पैरासाइट, ये मीजोजोअन्स की बात थी। रिमेनिंग पार्ट रह गया था एंटेरोजोआ या यूमेटाजोअन्स, बड़ा ग्रुप है, इसमें बाकी के सारे फाइलम हैं, सिलेंटेटा से लेकर के फाइलम कार्डेटा तक के। बहुत ज़्यादा इसमें लक्षणों की असमानताएं हैं, इसीलिए एक नहीं कई इंटरमीडिएट कैटेगरीज का प्रयोग करके, का यूज़ करके इस ग्रुप को, यानी इस पर्टिकुलर एंटेरोजोअन्स को, यूमेटाजोअन्स को फाइलम में क्लासिफाई किया गया। तो सिलेंटेटा से लेकर के लास्ट कार्डेट क्लासिफिकेशन, कार्डेट फाइलम, ये डेवलप हुआ है इंटरमीडिएट कैटेगरीज के थ्रू। आज उसी की चर्चा करेंगे, उन कैरेक्टर्स की बात करेंगे जिनके आधार पर इंटरमीडिएट कैटेगरीज बनाई गई हैं, और सिलेंटेटा से लेकर के कार्डेटा तक के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं। कल बात आपसे की थी यूमेटाजोआ, पैराजोआ की बात, मीजोजोआ की बात आपसे कर चुके थे। अब आगे यूमेटाजोआ, जिसको एंटेरोजोआ भी कहा जाता है, इसको आगे क्लासिफाई किया गया इंटरमीडिएट कैटेगरीज़ में, और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कैटेगरी, इसको ग्रेड के नाम से कोट किया गया है। इसमें जो 2 ग्रेड्स बनाई गई हैं, एक को कहा गया है रेडिएटा और दूसरे को बाइलेटेरिया। यहाँ जो करेक्टर यूज़ किया गया है दैट इज़ सिमेट्री, जिसको हम सममिति कहते हैं। ये एनिमल्स में बेसिकली 2 तरह की होती है, एक कहलाती है रेडियल सिमेट्री, दूसरी कहलाती है बाइलैटरल सिमेट्री। रेडियल हिंदी में आरीय कहलाता है, और बाइलैटरल सिमेट्री को द्विपार्श्वी सममिति कहा जाता है। अगर इसके थोड़े से डिटेल्स की बात भी देखते चलें, तो रेडियल सिमेट्री कहलाती है कि अगर किसी भी एनिमल को, किसी एनिमल की बॉडी को उसके मिडिल एक्सिस से रन करते हुए किसी भी प्लेन से कट किया जाए, जैसे हम आपको दिखा रहे, किसी भी प्लेन से कट किया जाए और 2 बराबर भाग बने, 2 इक्वल हाफ्स आर प्रोड्यूस्ड,
then that symmetry is known as radial symmetry. And if cutting from a particular plane, यदि किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से कट करने पर ही रनिंग थ्रू द एक्सिस, उसकी एक्सिस से मध्य बिंदु से गुजरते हुए अगर एक पर्टिकुलर एक्सिस से कट करते हुए उसके दो इक्वल भाग्स बने, बाकी जगहों से इक्वल हाफ्स न बने, देन दैट सिमेट्री इज़ कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री. तो रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री में यही डिफरेंस है और इसी के आधार पर ये दो ग्रुप्स बनाए गए. बायलैटरल सिमेट्री में एग्जांपल हमारा सबसे बेहतरीन एग्जांपल है. अगर हम अपनी रनिंग एक्सिस से बॉडी को दो भागों में काटें तो बिल्कुल पैरेलल सिमेट्री आती है, मिरर इमेजेस बन जाती हैं. तो ऐसी सिमेट्री को हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं. रेडियल सिमेट्री जिनमें है वो ग्रुप कहलाता है रेडिएटर का, और जिनमें बायलैटरल सिमेट्री है वो ग्रुप कहलाता है बायलैटेरिया का. एंड रेडियल सिमेट्री इज लिमिटेड. रेडियल सिमेट्री एनिमल किंगडम में लिमिटेड होती है, इसीलिए इस ग्रेड को आगे क्लासिफाई न करके इसको सीधे फाइलम नंबर 3 तीसरे फाइलम में इंक्लूड करते हैं. दैट फाइलम इज कॉल्ड सीलेंट्रेटा, या इसका एक नाम है निडेरिया. तो सीलेंट्रेट्स ऐसा समूह है जिनके अधिकतम जीवों में रेडियल सिमेट्री पाई जाती. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे शोज रेडियल सिमेट्री, बट देयर आर सम एनिमल्स विच बिलोंग्स टू अदर ग्रुप्स बट देयर नंबर इज़ लेस वन. जैसे अगर हम इकाइनोडर्म की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा के भी जीवों में रेडियल सिमेट्री है, वो पेंटामेरस कहलाती है. कटिंग फ्रॉम 5 प्लेन्स, वहाँ 5 प्लेन से कट करने पर दो इक्वल हाफ्स बनते हैं, उसको पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री कहा जाता है. तो वो सिमेट्री कुछ अन्य ग्रुप्स में है, मगर जिसे हम कहें कि एक समूह की सिमेट्री, दैट टोटल कंप्लीट रेडियल सिमेट्री, वो सीलेंट्रेट्स में पाई जाती है. क्वेश्चंस भी आते हैं, रेडियल सिमेट्री इज़ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम. फाइलम का नाम अगर पूछा जाता है तो सीलेंट्रेटा या निडेरिया की बात लिखेंगे. एनिमल्स की बात आती है तो दैट में बी इन सम अदर ग्रुप्स, जैसे लिकोसलेनिया, ये फाइलम पोरिफेरा का मेंबर है मगर उसमें भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है. ऐसे ही कुछ अदर एग्जांपल्स हैं दूसरे समूहों के, उनमें भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है. लेकिन अगर फाइलम की बात की जाती है दैट विल बी व्हाट, फाइलम सीलेंट्रेटा. देन बायलैटेरिया, it is present in all the members of all the animals belonging to the group from Platyhelminthes to Chordata. इसके बाद से जितने भी फाइलम हम देखेंगे उन सब में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है. इसका मतलब मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे शोज विच टाइप ऑफ सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री. अधिकतम जंतुओं में पाई जाने वाली सममिति वो द्विपार्श्वीय सममिति होती है या बायलैटरल सिमेट्री होती है. ये इससे क्लियर होता है. बायलैटेरिया नेचुरली इट्स अ बिग ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप है, इसीलिए इसको फर्दर क्लासीफाई करने के लिए इंटरमीडिएट कैटेगरीज क्रिएट की गई ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, लक्षणों के आधार पर. बायलैटेरिया को अब 2 डिवीज़न में यानी 2 भागों में बांटा गया. इंटरमीडिएट कैटेगरी को डिवीज़न लिखा गया. पहला जहाँ जो टर्म आया उसको लिखा प्रोटोस्टोमिया, और दूसरा जो टर्म आया उसको लिखा ड्यूटेरोस्टोमिया. ये एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर यानी भ्रूणीय विकास के आधार पर दिए गए टर्म्स हैं और ये ग्रुप भी उसी आधार पर क्रिएट किए गए हैं. प्रोटोस्टोमिया में 2 लक्षण, पहला एक लक्षण है जिसको हम क्लीवेज कहते हैं, थोड़ी सी चर्चा अभी आपको अलग से कर देते हैं. क्लीवेज स्पाइरल एंड डिटरमिनेट टाइप का, यानी ये सर्पिल और निश्चयात्मक विदलन जिनमें मिलेगा वो प्रोटोस्टोम कहलाएंगे. दूसरा कैरेक्टर इसमें जो लिखा गया प्रोटोस्टोमिया का, ब्लास्टोपोर फॉर्म्स माउथ. ये कैविटी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बनती है, उससे आगे चल कर के जीव का माउथ बनता है. ये प्रोटोस्टोम का कैरेक्टर है.
और ड्यूटेरोस्टोम में जो अपोजिट कैरेक्टर्स हैं, ड्यूटेरोस्टोम में पहला क्लीवेज का जो तरीका है वो कहलाता है रेडियल एंड इनडिटरमिनेट क्लीवेज। और जो दूसरा लक्षण है ब्लास्टोपोर का, ब्लास्टोपोर फॉर्म्स एनस। ये एलिमेंट्री कैनाल की दूसरी ओपनिंग आहार नाल के दूसरे छिद्र का निर्माण करती है, जिसको हम एनस कहते हैं। इन दो लक्षणों के आधार पर प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम ये दो ग्रुप क्रिएट किए गए हैं। इन कैरेक्टर्स की अभी थोड़ी सी समरी आपको मैं समझा देता हूँ। बाकी डिटेल एम्ब्रियोलॉजी में आप पढ़ते हैं, लेकिन अब चूँकि यहाँ शब्द आए हैं, कैरेक्टर कोड किया गया है, इसकी भी चर्चा अभी आपसे कर रहे हैं। लेकिन पहले फाइलम में इसको असाइन कर लें। अब प्रोटोस्टोम को फिर आगे क्लासीफाई किया गया, डिफरेंस अधिक होने के वजह से। अब यहाँ जो इंटरमीडिएट कैटेगरी कोड की गई, दैट इज़ सब डिवीज़न। और यहाँ जो सब डिवीज़न बनाया गया, ये एक एम्ब्रियोनिक कैविटी, ये भी एक स्पेसिफिक कैविटी है जिसको हम सीलोम के नाम से जानते हैं। इसको भी अभी अलग से आपसे चर्चा कर लेंगे। उसके आधार पर सीलोम की प्रेजेंस, सीलोम की उपस्थिति, अनुपस्थिति के आधार पर ये तीन ग्रुप्स, यहाँ पर तीन सब डिवीज़न प्रोटोस्टोम के बनाए गए। पहला कहलाया एसीलोमेटा। ए का मतलब होता है एब्सेंट, यानी यहाँ पर एम्ब्रियोनिक कैविटी सीलोम ये नहीं पाई जाती। दूसरा ग्रुप बनाया गया स्यूडो सीलोमेटा। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स कैविटी, यानी इसमें फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होती है। और ये फॉल्स कैविटी ब्लास्टोसील फॉर्म्स कैविटी, यानी ब्लास्टोसील रह जाती है, वही कैविटी बनाती है, जिसको स्यूडोसील कहा जाता है। तो जिसमें स्यूडोसील मिले वो स्यूडोसीलोमेटा का मेंबर। और इसके बाद इसमें लगा दिया यू सीलोमेटा, यानी ट्रूली सीलोमेट, यानी इनमें क्या पाई जाती है, सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है। इस आधार पर इस प्रोटोस्टोम के तीन ग्रुप बना दिए गए। ड्यूटेरोस्टोम की ख़ास बात ये रही कि इसमें सभी जीवों में सीलोम पाई जाती है। तो ऑल यू सीलोमेट, तो यहाँ पर सारे के सारे यू सीलोमेटा के मेंबर्स हैं, उनको इसमें रखा गया। जब ए सीलोमेटा की बात की जाती है, यानी यहाँ पर जो सीलोम है वो एब्सेंट है। सीलेंट्रेटा तक की बात थी, वहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होता है। लेकिन जैसे ही हम बायलेटेरियल ग्रुप की बात करते हैं, वहाँ बॉडी वाल 3 लेयर्स की बनी होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर्स मिलती हैं। सीलेंट्रेट्स में सिर्फ 2 लेयर्स पाई जाती हैं, एक बाहर की परत एक्टोडर्म, एक भीतर की परत एंडोडर्म, बाह्य और आंतरिक। लेकिन यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है बायलेटेरियंस की, तो उनको लक्षणों के आधार पर अलग किया गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है, ए सीलोमेटा सीलोम नहीं है, मीजोडर्म बनी है, मगर मीजोडर्म सीलोम नहीं बना रही है। आगे अभी आप सीलोम में देखेंगे कि सीलोम वो कैविटी है जिसको मीजोडर्म बनाती है। तो यहाँ मीजोडर्म डेवलप हुई, मगर उसके जगह पर मीजोडर्मल टिश्यू भरा हुआ है, वहाँ पर सीलोम कैविटी के रूप में नहीं होती। अब इस ग्रुप में जब देखा गया तो ऐसा ग्रुप अकेला है, यानी ऐसे जीव कम हैं, इसीलिए फाइलम नंबर 4 क्रिएट किया गया, जिसको लिखा गया प्लैटीहेलमिन्थेस। इसमें मीजोडर्म के जगह पर सीलोम जहाँ होनी चाहिए, उसमें एक टिश्यू भरा होता है। इसमें क्या पाया जाता है, पैरेन्काइमा टिश्यू। स्यूडोसीलोमेटा, जिसमें ब्लास्टोसील से स्यूडोसीलोम बने, ऐसा जो ग्रुप है वो कहलाता है एस्केलहेलमिन्थेस। यूसीलोमेटा में अब नंबर 6 फाइलम है, नंबर 7 फाइलम है, नंबर 8 फाइलम है। फाइलम नंबर 6 ये है एनालिडा। फाइलम नंबर 7 ये है आर्थ्रोपोडा।
फाइलम नंबर 8 ये है मोलस्का। यानी ये प्रोटोस्टोम यूसिलोमेट एनिमल्स हैं और इनमें एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का ये तीनों ग्रुप्स इंक्लूड किए जाते हैं। और यूसिलोमेटा ड्यूटेरोस्टोम का जो बचा उसमें नंबर 9 और नंबर 10 फाइलम है। नंबर 9 फाइलम की बात अगर हम करते हैं तो ये है आपका इकाइनोडर्मेटा। फाइलम नंबर 10 इट इज़ कार्डेटा। 10वां जो फाइलम है वो कार्डेटा का है। इसका मतलब सीधा सा हो गया। अब यहाँ पर आपके सामने जो पिक्चर तस्वीर उभर के आपके सामने आ रही, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो क्वेश्चन बहुत ढेर सारे से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल ब्लास्टोपोर फॉर्म्स माउथ एंड हैज़ नो सीलोम। यानी वो ग्रुप जिसमें ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है मगर उसमें सीलोम नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये क्वेश्चन प्रोटोस्टोम एसिलोमेट को पूछ रहा है। अगर इसके जीवों की बात की जाए तो इट विल बी प्लैटीहेल्मिन्थीज। यानी ये जीव किसको बिलोंग करेगा? प्लैटीहेल्मिन्थीज को। क्वेश्चन दूसरा हो गया, द ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन विच क्लीवेज इज स्पायरल एंड डिटर्मिनेट टाइप एंड है स्यूडोसीलोम। और जिसमें क्या पाया जाता है? स्यूडोसीलोम पाया जाता है। तब वो ग्रुप कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी फाइलम नंबर 5 व्हाट? एस्केल हेल्मिन्थीज। यानी ये क्वेश्चन प्रोटोस्टोम स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स के लिए, तो इसके मेंबर्स एस्केल हेल्मिन्थीज के हो जाएंगे। अगर प्रोटोस्टोम ये प्रश्न बन जाए ब्लास्टोपोर फॉर्म्स माउथ या क्लीवेज स्पायरल एंड डिटर्मिनेट एंड हैज़ ट्रू सीलोम, तब उसमें ये 3 ग्रुप आ जाएंगे, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। बदल दिया, ब्लास्टोपोर फॉर्म्स एनस एंड हैज़ ट्रू सीलोम, तब उसमें नंबर 9, नंबर 10 यानी काइनोडर्म और कॉर्डेट के एनिमल्स आ जाएंगे। उनमें एनिमल्स के नाम भी आ सकते हैं प्रश्न में, क्वेश्चंस में, और या फिर आपसे सीधे ग्रुप्स पूछे जा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स सीलोम डेवलप्स फर्स्टली। किस जीव समूह में सबसे पहले वास्तविक देह गुहा का निर्माण हुआ था? तब आंसर उसका सीधा सा क्या होगा? द फर्स्ट फाइलम इज़ व्हाट? नंबर 6 एनिलिडा। एनिलिडा में पहली बार वास्तविक देह गुहा का विकास हुआ था। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड इफ़ दिस टेबल इज़ क्लियर, ये क्लासिफिकेशन हर बुक में आपके सामने लिखा होता है, लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको किस तरीके से कैरेक्टर्स की बेसिस पर क्लासीफाई किया गया, और एनिमैलिया प्रोटिस्टन से हमने प्रोटोजोआ से लेकर के कार्डेटा तक के मेंबर्स को क्लासीफाई कर दिया, उसका डिस्क्रिप्शन आप समझ सकते हैं और इसकी बेसिस पर आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 2 बातें भी और रिमेनिंग हैं जो आपको मैं समझा दूं, चूँकि वो 2 शब्द हैं वो आपको अभी स्पष्ट ना हो रहे होंगे। प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम में व्हाट इज़ क्लीवेज, हाउ द ब्लास्टोपोर इज फॉर्म, ये कैसे बन रहा, सीलोम क्या होती है। चूँकि शब्द आए हैं इनकी चर्चा मैं अभी यहाँ कर देता हूँ, इन पॉइंट्स को क्लियर कर देता हूँ। आशा है आपने क्लासिफिकेशन का बेसिक्स पार्ट समझ लिया होगा कि हाउ द क्लासिफिकेशन इज़ डन, किस प्रकार से जीवों को लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप की तरफ हम बढ़ते हैं, फ्रॉम हायर टू लोअर एनिमल ग्रुप्स। वो अब आपको ज़्यादा स्पष्ट हुआ होगा, जो मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको क्लियर किया था। इस क्लासिफिकेशन से वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आशा है आ गया होगा। आइए 2 जो टर्म्स की बात हुई है उनकी चर्चा भी मैं आपसे कर दूं, जो कि एम्ब्रियोनिक टर्म्स हैं, एम्ब्रियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, जो एम्ब्रियोनिक टर्म्स की बात हमने अभी आपसे की थी, प्रोटोस्टोमिया में और ड्यूटेरोस्टोमिया में। एक तो क्लीवेज की बात की थी, थोड़ा सा बेसिक पार्ट ध्यान में आपको याद दिला दें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी एनिमल्स में होता है तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। मेल गैमेट में स्पर्म्स है और फीमेल गैमेट में ओवम होता है। दे फ्यूजेस टू फॉर्म वन सेल स्ट्रक्चर। इनके फ्यूज़न से एक कोश की संरचना का निर्माण होता है, का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड द जाइगोट। उसे युग्मनज के नाम से हम जानते हैं, जाइगोट के नाम से जानते हैं। एंड देन जाइगोट अंडरगोज डेवलपमेंटल प्रोसेस।
फिर इस जायगोट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। इस वन सेल्ड स्ट्रक्चर से मल्टी सेलुलर बॉडी का निर्माण होगा। ये जो प्रक्रिया है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस है। चूँकि जायगोट वन सेल्ड है, बॉडी मल्टी सेलुलर है, देन इट अंडरगोज इन द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न, ये विभाजन की क्रिया में जाता है। एंड दैट प्रोसेस विच डिवाइड्स वन सेल जायगोट्स इन मेनी सेल्ड स्ट्रक्चर इज़ नोन एज क्लीवेज। वह प्रक्रिया जिससे एक कोश की जायगोट बहुकोश की जायगोट में परिवर्तित होता है, उस प्रक्रिया को ही हम क्लीवेज का नाम देते हैं। अब जो क्लीवेज है एम्ब्रियोलॉजी में इनकी कई टाइप्स लिखे मिलती हैं, उसके आधार भी अलग अलग होते हैं। यहाँ जो शब्द क्लासिफिकेशन में आया है मैं उसकी ही चर्चा अभी कर रहा हूँ। बाकी के डिटेल्स एम्ब्रियोलॉजी के साथ आपसे डिस्कस कर लेंगे जब वो टॉपिक आएगा, जब उसका वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ जो शब्द आया वन इज़ स्पाइरल और इसका अपोजिट है रेडियल क्लीवेज। ये जो दो टर्म हैं, व्हेन सेल डिवाइड्स, जब माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है क्लीवेज में, तो एक से बहुकोशिकी स्थिति जब आती है द शेप ऑफ द जायगोट चेंजेस, जो शेप है वो परिवर्तित होता है। और एंड इफ़ द शेप बिकम्स स्पाइरल, अगर शेप स्पाइरल होता है तब उसको हम स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं। एंड इफ इट बिकम्स रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स इट इज़ अबाउट सर्कुलर शेप, देन इट इज़ कॉल्ड व्हाट, रेडियल क्लीवेज। ये तो पहली बात है। दूसरा टर्म लिखा हुआ है डिटरमिनेट और उसका अपोजिट है इनडिटरमिनेट। डिटरमिनेट हिंदी में निश्चयात्मक, इनडिटरमिनेट अनिश्चयात्मक। आगे चल कर के एम्ब्रियोलॉजी में टेक्निक डेवलप हो चुकी है जिसमें जायगोट के मैप्स बना लिए जाते हैं, फ्यूचर मैप, फेट मैप, यानी इस जायगोट के भाग को स्टेनिंग टेक्निक के द्वारा, यानी जो रंजक पदार्थ होते हैं उससे स्टेन कर दिया जाता है। अब इसको अगर इतने पार्ट को स्टेन कर दिया और उसके बाद इसके डेवलपमेंट को आगे फॉलो किया, क्योंकि ये क्लीवेज की स्थिति होगी। क्लीवेज के बाद जो अगली स्टेज आएगी वो कहलाती है ब्लास्टुला की स्टेज। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टर्म्स आपने सुने होंगे। ब्लास्टुला की स्टेज में अ कैविटी डेवलप्स सराउंडेड बाय सेल्स। एक कैविटी डेवलप हो जाती है जिसके चारों ओर ये कोशिकाएं उसको घेरे रहती हैं। इस कैविटी को तो हम ब्लास्टोसील कैविटी कह देते हैं और इसके चारों ओर जो सेल्स हैं अब वो कहलाने लगती हैं ब्लास्टोमियर्स। तो ब्लास्टुला की स्टेज में ये सेल्स डेवलप होती हैं और अगर इसको स्टेन कर दिया गया देन इस ब्लास्टुला में भी ये स्टेन सेल्स दिखाई देती हैं। यानी इनका जो डेवलपमेंट है वो एकदम क्लियरली देखने लगता है कि ये सेल्स कहाँ जा रही हैं, व्हाट दे आर फॉर्मिंग। यही इसका उद्देश्य भी है कि जानकारी लेने के लिए कि इस जायगोट के इस पर्टिकुलर पार्ट को स्टेन करने पर जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसका कौन सा भाग बना। अब ये दो शब्द जो आए डिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट, जायगोट के एक पर्टिकुलर पार्ट को स्टेन किया, परिणाम देखे, रिजल्ट देखे। सपोज़ इसने एक बार उस एम्ब्रियो का ब्रेन का कुछ हिस्सा बनाया, अगली बार फिर उसी पार्ट को बनाया, फिर उसने वही पार्ट डेवलप किया। बार बार स्टेन करने पर रिज़ल्ट सिमिलर है, यानी वो भाग जायगोट पर जो स्टेन किया गया वो बार बार एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना रहा है। इसका मतलब कि इन कोशिकाओं का भविष्य क्लीवेज के लेवल पर फिक्स हो चुका है कि आगे चल कर के वो कौन सा पार्ट बनाएंगे। देन दैट टाइप ऑफ क्लीवेज इज़ नोन एज डिटरमिनेट क्लीवेज। तब ऐसे क्लीवेज को निश्चयात्मक क्लीवेज, डिटरमिनेट क्लीवेज कहा जाता है। बट इफ़ one time it is forming forebrain, other time it is forming midbrain, next time it is forming hindbrain, यानी ब्रेन के अलग अलग भागों को बार बार बना रहा है, कभी अग्र का भाग, कभी पश्च का भाग, कभी। इसका मतलब ये होता है कि फेट ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं का भविष्य क्लीवेज पे तय नहीं है कि आगे चल कर के वो एम्ब्रियो का, भ्रूण का कौन सा हिस्सा विकसित करने वाला है। तब हम उसको क्या कह देते हैं, इनडिटरमिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज। ये दूसरा शब्द है जो आपके सामने आया। अब इसके बाद के डेवलपमेंट में ब्लास्टोपोर की बात आ जाएगी। अब हमने कहा कि द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी विकास की जो अगली अवस्था है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज कहलाती है, उसको हम गैस्ट्रुला की स्टेज कहते हैं। द नेक्स्ट स्टेज इज़ गैस्ट्रुला। अब यहाँ पर डिवीज़न गोज ऑन,
यानी कोशिकाओं का विभाजन लगातार जारी रहता है। जब लगातार जारी रहता है तो सेल्स का जो प्रेशर है, फ्लो है, वो बढ़ जाता है। इसीलिए कैविटी ब्लास्टोसील की समाप्त हो जाती है। और जब ब्लास्टोसील की कैविटी समाप्त हो जाती है तो सेल्स के प्रेशर से सेल्स अपने प्लेस, अपनी जगह को बदलना शुरू करती हैं। यानी यहाँ पर सेल का मूवमेंट होता है। इसीलिए इस गैस्ट्रुला की स्टेज को एक लाइन में लिखा जाता है मार्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल स्टेज। मार्फोजेनेसिस एक शब्द है अंग्रेजी का। इसका मतलब होता है संरचनाओं का निर्माण। यानी यहाँ पर अब स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे बाय द मूवमेंट ऑफ सेल। सेल के मूवमेंट से फाइनली स्ट्रक्चर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो रिज़ल्ट क्या होता है, ये सेल्स भर जाती हैं, ये कैविटी ख़त्म हो जाती है, सेल मूवमेंट होता है, उनके अलग अलग पैटर्न्स हैं। प्योर एम्ब्रियोलॉजी के डिटेल में मूवमेंट्स की बात आपसे हो सकती है। अभी अगर आप इतना समझें कि सेल का मूवमेंट हुआ, कैविटी ख़त्म हो गई, ब्लास्टोसील कैविटी समाप्त हो गई, सेल्स मूवमेंट के बाद आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं एंड दे फॉर्म्स। अब इसमें सेल्स आपस में ज्वाइंट होकर के 2 लेयर्स डेवलप कर देती हैं। इनिशियली एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुला की समाप्ति होते होते अब 2 परतों का गैस्ट्रुला डेवलप हो जाता है। ब्लास्टोसील समाप्त हुई, मूवमेंट हुआ, सेल्स आपस में यूनाइट हुई, एक नई कैविटी भी डेवलप हुई। ब्लास्टोसील ख़त्म हुई, एक नई कैविटी डेवलप हुई, 2 लेयर्स डेवलप हो गई। जो बाहर की तरफ डेवलप हुई वो कहलाई एक्टोडर्म, बाह्य स्तर, और जो भीतर की तरफ डेवलप हुई वो कहलाई एंडोडर्म, मीन्स अंतः स्तर। नई कैविटी जो डेवलप हुई उसे कहा गया आर्केन्टेरॉन, और इसकी जो ओपनिंग है दैट ओपनिंग इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। इसमें जो छिद्र है उसकी ओपनिंग को क्या कहा गया, ब्लास्टोपोर। अब आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, शुरुआती, और एंटेरॉन का मतलब होता है गट। यानी हम आर्केन्ट्रॉन को प्रिमिटिव गट कह सकते हैं। गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की शुरुआत। तो ये प्रिमिटिव गट बन गई और इसकी ओपनिंग ब्लास्टोपोर के रूप में है। आगे चल करके इसके बाद जो स्टेज आएगी दैट विल बी 3 जर्म लेयर स्टेज। एक्टोडर्म की सेल्स और एंडोडर्म की सेल्स डिवाइड होकर के मिडिल लेयर भी बना देंगी। दैट विल बी 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। बाहर तो एक्टोडर्म था है, अंदर एंडोडर्म था है, और दोनों के बीच में व्हाट डेवलप्स, इनके बीच में मीजोडर्म का डेवलपमेंट हो गया। 3 जर्म लेयर स्टेज कहलाती। इसके बाद फिर ऑर्गेनोजेनी होगी। ऑर्गेनोजेनी का मतलब होता है अंगों का निर्माण। यानी अब इन तीनों लेयर से टिश्यूज़ बनेंगे। यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, दे विल फॉर्म द टिश्यू एंड देन टिश्यू विल फॉर्म द ऑर्गन। फिर इनसे ऑर्गन बनेंगे। एक्टोडर्म से आउटर बॉडी वाल बन जाएगी, मीजोडर्म से हार्ट की स्ट्रक्चर्स, अदर स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, एंडोडर्म में जो गट का फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। तो इन तीनों लेयर से आगे चल करके ऑर्गेनोजेनी होगी एंड लास्टली व्हाट विल बी फॉर्म, इससे एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा शब्द आपने देखा था ब्लास्टोपोर फॉर्म्स माउथ, ये जो ब्लास्टोपोर है आगे चल कर के ये जो कि इट इज़ बिकमिंग गट, आर्केन्ट्रॉन गट में बदल रही, तो इसकी 2 ही ओपनिंग होगी, या तो एनस बने या तो माउथ बने। प्रोटोस्टोम में ब्लास्टोपोर से माउथ बन जाता है, ड्यूटेरोस्टोम में प्रोटोस्टोम से एनस बन जाता है। जिनमें माउथ पहले बनता है यानी प्रोटोस्टोम में माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है और एनस बाद में बनता है, जबकि ड्यूटेरोस्टोम में पहले एनस का फॉर्मेशन होता है, माउथ का फॉर्मेशन बाद में होता है। तो जो सेकंड कैरेक्टर था, आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू, ये भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। ये प्रोटोस्टोम के जो 2 कैरेक्टर्स हैं उनकी चर्चा आपसे मैंने की, किस आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। सीलोम का टर्म आया है, आइए सीलोमिक पार्ट की भी बात कर ही लें आपसे। बेसिक पार्ट की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सीलोम का भी आ जाए, बिकॉज सीलोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैविटी
ये बहुत इंपॉर्टेंट कैविटी है, किस तरह से बनती है ये भी समझने की चीज़ है। बहुत कुछ एम्ब्रियोलॉजी में क्लियर होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि इसका भी आप बेसिक पार्ट यहाँ क्लियर कर लें, बिकॉज सीलोमिक टर्म इज़ देयर, क्योंकि सीलोम की चर्चा भी आपके सामने हुई है। सीलोम की बात की जाए तो सीलोम की जो डेफिनीशन लिखी जाती है, सीलोमिक डेफिनीशन, वो लिखी जाती है, इसको तो पहले हमने लिखा, इट इज़ व्हाट, ट्रू बॉडी कैविटी which is formed and surrounded by mesoderm, यानी मेसोडर्म से बनी एवं घिरी गुहा को सीलोम कहते हैं। आपने सीलोम के साथ एक शब्द सील भी कहीं पढ़ा होगा। सील की जब बात आए तो इसको हम कह देते हैं एनी बॉडी कैविटी। कोई भी बॉडी कैविटी कहीं पे भी कोई बन जाए, कोई कैविटी, हमारा कोई इन्फेक्शन हो जाए हमारे स्किन में और उसमें कुछ फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो उसको भी हम सील कह देते हैं। नाक में कोई कैविटी डेवलप हो गई, उसको राइनोसील कह देते हैं, क्योंकि नाक में डेवलप हो रही। इसी तरीके से दो ग्रुप्स पोरीफेरा के सिलेंट्रेटा के, उनमें सील होती है, सीलोम नहीं होता, क्योंकि उसमें मेसोडर्म नहीं पाई जाती। जो कैविटी मेसोडर्म से बनेगी घिरेगी वही सीलोम होगी। ये पहला कॉन्सेप्ट है, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, वो ध्यान में रखें। इसीलिए पोरीफेरंस में स्पॉन्जोसील शब्द आपने सुना होगा, पढ़ेंगे आप या पढ़ चुके होंगे। स्पॉन्जोसील कैविटी, सिलेंट्रान, ये सिलेंट्रेटा में, ये पोरीफेरा में, और ये सिलेंट्रेटा के जीवों में, और दोनों की दोनों क्या है, इट इज़ सील, इट इज़ नॉट सीलोम। तो द डिफरेंस इज क्लियर। सीलोम इज अ ट्रू बॉडी कैविटी विच इज़ फॉर्म्ड एंड सराउंडेड बाय द मेसोडर्म। देन हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, अब किस तरह से बनती है, एक लाइन डायग्राम से कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। ये लाइन डायग्राम में हमने 3 लेयर्स आपको शो की। दिस इज़ व्हाट, एक्टोडर्म, इट इज़ एंडोडर्म, इट इज़ मेसोडर्म। अब ये तीनों कैविटी हैं मेसोडर्म से बनने वाली घिरी हुई। तो ध्यान रखिएगा, बनने के आधार पर सीलोम की 2 टाइप्स भी आप पढ़ेंगे। एक टाइप कहलाएगी साइजोसिलस सीलोम, या इसको लिख देते हैं साइजोशील, और दूसरी कहलाती है एंटेरोसिलस सीलोम, या इसको कहा जाता है एंटेरोसील। साइजोसिलस सीलोम में ये कोट किया जाता है, इट इज़ formed by the splitting of mesoderm. Splitting of mesoderm, split का मतलब होता है फट जाना, ब्रांच आउट कर जाना। यानी अगर आप कहें कि मेसोडर्म, एक्टोडर्म, सपोज दिस इज एक्टोडर्म, चलिए ये मेसोडर्म की कैविटी है, के लेयर है, इट शोज द स्प्लिट। ये ना, दिस इज द स्प्लिट। अभी मेसोडर्म 2 हो गई, अभी मेसोडर्म 1 थी, नॉट बिकम्स 2, अभी इतनी जगह बन गई। दिस कैविटी इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ सीलोम फॉर्मेशन। ये साइजोसील के बनने की शुरुआत हो गई, बिगिनिंग ऑफ साइजोसील। बहुत ध्यान समझने की चीज़ है। स्प्लिट हैज़ यानी सेल्स 2 डायरेक्शन में बढ़ गई, एक बाहर की तरफ, एक भीतर की तरफ। इधर है एलिमेंट्री कैनाल है और बाहर की तरफ बॉडी वॉल है, एक्टोडर्म से बॉडी वॉल डेवलप होगी, और ये स्प्लिट धीरे धीरे क्या करेगा, कंटिन्यू कर जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, ये तो बन गई गट, यानी एलिमेंट्री कैनाल, उसकी दीवार। इसके बाहर
ये मीजोडर्म भीतर की तरफ वाली है और ये दूसरी मीजोडर्म है। स्प्लिट से 2 लेयर्स हो गई मीजोडर्म की, और बाहर की तरफ ये बॉडी वॉल है। दिस इज द बॉडी वॉल। ये ट्रांसफर सेक्शन आप देखें, ये अनुप्रस्थ काट देखें, ये तो हो गई बॉडी वॉल और ये हो गई गट वॉल। अब बीच में जो जगह है इट इज़ व्हाट, साइज़ोसील। अब साइज़ोसील में मीजोडर्म 2 दिख रही है आपको, 1 टूवर्ड्स बॉडी वॉल, एक बॉडी वॉल की तरफ है, एंड अदर अराउंड गट वॉल, और दूसरी गट वॉल के चारों ओर है, एलिमेंट्री कैनाल के चारों ओर है, इंटरनल ऑर्गन्स के चारों ओर है। तो जो बॉडी वॉल की तरफ मीजोडर्म है वो कहलाती है पैराइटल मीजोडर्म, या इसके लिए एक टर्म लिखा गया है पेरिटोनियम। तो पैराइटल पेरिटोनियम या पैराइटल मीजोडर्म या पैराइटल लेयर ऑफ सिलोमिक एपिथेलियम, इसको सिलोमिक एपिथेलियम भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो टिश्यूज़ बनते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, और जो किधर की ओर है, एलिमेंट्री कैनाल के चारों ओर है, उसे कहा जाता है स्प्लैंकनिक मीजोडर्म या पेरिटोनियम या स्प्लैंकनिक लेयर ऑफ सिलोमिक एपिथेलियम। तो पैराइटल लेयर एंड स्प्लैंकनिक ये एक टर्म है, ये मीजोडर्म एलिमेंट्री कैनाल के चारों ओर होती है। ऐसी सिलोमिक कैविटी को हम साइजोसेलस सीलोम कहते हैं। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि कैसे समझें इसको कि सीलोम कहाँ पाई जाती है, क्योंकि सिलोमिक कैविटी में फ्लूइड भी भरा होगा, द्रव्य भरा होगा, जिसे हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, जो कि यही जो लेयर्स हैं, सेल्स हैं, वही सिक्रीट करती हैं। तो सिलोमिक फ्लूइड भरा होता है और ये हमारे जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके चारों ओर पाई जाती है। सपोज़ दिस पेन, ये जो पेन आपको मैं लिख रहा हूँ, अगर इसका कंपेरिजन हम एक एनिमल बॉडी के साथ या अपनी बॉडी के साथ भी करें, तो ये जो आउटर सरफेस आपको दिख रही बाहर की, दिस सरफेस इज़ व्हाट आवर बॉडी वॉल, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा हिस्सा बॉडी वॉल का है। इसके अंदर ये जो रिफिल पड़ी हुई है ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आंतरांग हैं, या हम कहें एलिमेंट्री कैनाल है। लंबी सी अगर ट्यूब की बात हम करें तो ये एलिमेंट्री कैनाल इसके अंदर है, ये बॉडी वॉल है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। अब इस दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये जो जगह बची, दिस कैविटी इज सीलोम, यानी इन दोनों के बीच में जो जगह आपको दिख रही है वही जगह क्या है, सीलोम। इस जगह में फ्लूइड भरा होता है, इसकी कवरिंग्स होती हैं। बॉडी वॉल की तरफ जो कवर है वो पैराइटल मीजोडर्म कहलाएगी, और जो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर की या इंटरनल ऑर्गन्स के बाहर की कवरिंग है वो कहलाएगी स्प्लैंकनिक मीजोडर्म। फ्लूइड से हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स की सिक्योरिटी होती है, उनकी सुरक्षा होती है, इसीलिए सिलोमिक कैविटी का पाया जाना एक डेवलप्ड कैरेक्टर है और डेवलप्ड एनिमल्स में पाई जाती है। तो आई थिंक सिलोम फॉर्मेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप ज़रूर समझ पाए होंगे, इसीलिए मैंने आपको इस पेन से एनिमल बॉडी अपने शरीर की तुलना करने को कहा। ये सिलोम कहलाती है साइजोसेलस सिलोम। अब अगर दूसरी सिलोम की बात, वो क्यों छूटे उसकी भी चर्चा आप कर लें। दूसरी सिलोम उसको कहा जाता है एंटेरोसिलस सिलोम, यानी एंटेरोसील, एंटेरोसिलस सिलोम। यहाँ पर जो फॉर्मेशन की प्रक्रिया है उसी में परिवर्तन है। यहाँ कहा जाता है दिस सिलोम इज़ फॉर्म्ड बाय द आउट पाउचिंग ऑफ मीजोडर्म। यहाँ स्प्लिट नहीं होता मीजोडर्म का, बल्कि मीजोडर्मल लेयर में पाउच, जैसे ये एक पाउचिंग आपको हम शो कर रहे हैं, दिस इज़ द आउट पाउचिंग। ये आउट पाउचिंग मान के चलिए, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ और ग्रेजुअली ये फैलता चला गया, देन इट यूनाइट्स। तो ये जो लेयर बन के तैयार हो गई, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, एंटेरोसिल। बाकी बनी मीजोडर्म से ही है, आर्केंट्रॉनिक पाउच भी इसमें अपना रोल प्ले करता है, लेकिन ये मुख्य रूप से आउट पाउचिंग ऑफ मीजोडर्म से डेवलप होती है। दिस टाइप ऑफ सिलोम इज कॉल्ड एंटेरोसिलस सिलोम। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे हैव साइजोसिलस सिलोम। ज़्यादातर में
साइजोसिलस सीलोम है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके सीलोम। इसमें आप कह सकते हैं कि हम इसमें अगर हम एकाइनोडर्म एंड प्रोटोकॉर्डेट एक्सक्लूड कर दें, एक्सक्लूडिंग एकाइनोडर्म एंड प्रोटोकॉर्डेट ऑल एनिमल्स हैव साइजोसील। तो ज़्यादातर में है एकाइनोडर्मेटा के और प्रोटोकार्डेटा, दोनों एनिमल एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल समूह हैं। उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब में जो सीलोम मिलती है वो साइजोसिलस सीलोम है। इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इट इज़ प्रेजेंट। और अगर एंटेरोसील को जिसको छोड़ा है तो एंटेरोसिलस सीलोम इट इज़ प्रेजेंट इन एकाइनोडर्मेटा एंड प्रोटोकार्डेटा, उनमें ये एंटेरोसिलस सीलोम मिलेगी। ये सीलोम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं, पूछे जाते हैं। फॉर्मेशन पर प्रश्न बन जाता है, टाइप्स पर बन जाता है, एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमलिया और प्रोटिस्टा का अप टू फाइलम तक हमने आपसे डिस्कस कर डाला। और एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट जो है टैक्सोनॉमी का, क्लासिफिकेशन का, अब यहाँ पर आकर के वो मुख्यतः समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है। आप इसे पढ़ें, समझें, देखें। मैंने भरसक पूरी कोशिश की है कि आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। जैसा मैंने शुरू के वीडियो में बताया था कि कुछ टॉपिक्स जूलॉजी में या बायोलॉजी का पार्ट जूलॉजी में डिस्कस करता हूँ। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो बहुत ड्राई होते हैं। ये ड्राई टॉपिक है मगर इम्पॉर्टेंट बहुत है। कॉन्सेप्ट इसका अगर आप समझ जाएं तो ढेर सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक एक पॉइंट इसके आपको कोशिश की कि आपको क्लियर करूं। जो जो क्लासिफिकेशन में कैरेक्टर्स यूज़ किए गए हैं उन कैरेक्टर्स की भी चर्चा आपसे करूं तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाए कि हाउ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन हैज़ बीन डन, कि किस प्रकार से जीवों को समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। यही उद्देश्य भी है कि इसका विज्ञान आपको स्पष्ट हो जाए। उसके बाद की चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको रटनी होंगी, याद करनी होगी। उसके लिए भी आप चीज़ों को लिखिए, लिख लिख करके बार बार याद करिए तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये बेसिक पार्ट है जो कि टैक्सोनॉमी के एंड का है। इसकी चर्चा मैंने आज आपसे कर ली है। आशा आप समझ गए होंगे, क्लियर कर लिया होगा आपने। अब इसके बाद के जो पार्ट्स हैं, एक जनरल सर्वे आपसे मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि प्रोटोजोआ से लेकर के कॉर्डेटा तक का जो क्लासिफिकेशन है, क्योंकि प्रोटोजोआ फाइलम, कॉर्डेटा फाइलम तक इसको आगे क्लासिफाई किया और जब तक स्पीसीज़ में नहीं जाएंगे तब तक क्लासिफिकेशन ख़त्म नहीं होता। तो प्रोटोजोआ से कॉर्डेटा तक का क्लासिफिकेशन भी अगले वीडियोस में मैं डिस्कस कर दूंगा। उसमें भी जो ख़ास पार्ट्स हैं, ख़ास एग्जांपल्स हैं, जो मेन एनिमल्स हैं, उनकी भी कुछ चर्चा आपसे कर देंगे, जिससे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाए और बाकी के जो डिटेल्स हैं वो अपनी बुक से जब पढ़ें तो आपका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा डेवलप हो और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर सकें। तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे, यहीं पर कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूँगा और यहीं से आगे फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के कॉर्डेट तक के कैरेक्टर्स को नटशेल में, शॉर्ट फॉर्म में आपसे डिस्कस करते चलेंगे और उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते चलेंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप वीडियो देखें, आप देख रहे हैं, चीज़ें आप समझ रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि जब कई बातें आपको समझ में आती हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। अपने सजेशन, अपने सुझाव ज़रूर देते रहिए। ये शुरुआत की है और ये कंटिन्यूअस रहेगी, लगातार जारी रहेगी, जिससे कि आप सबको इसका अधिकतम लाभ मिले। धन्यवाद।